हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जो इस स्टेज पे आपको पढ़ना है ये बहुत ही सिंपल सा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉम्प्लेक्सिटी विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ती है, और यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो ओनली अप टू 3 मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। मीन्स कि जब हमारा सिस्टम जो है 3 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, मीन्स उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली 3 होंगे, तो बस वहां तक हमने रिस्ट्रिक्ट रहना है। लेकिन जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो है कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज है जो कि सिंपल वे में हम लेते हैं, वो हम मानते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मास हैं। मीन्स हम एक एजम्पशन करते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को कि ये है क्या। मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस जो हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपके लिए लिख दी है। नंबर 1, द नंबर ऑफ पॉसिबल independent ways in which a dynamic system can move without violating any constraint, और हम ऐसा बता सकते हैं the total number of coordinates or independent quantities required to completely specify the position and configuration of a dynamic system। अब इसका क्या मतलब है? डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल सी है और बच्चे याद भी कर लेते हैं, लेकिन असल में कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उनके पास होता ही नहीं है। डेफिनेशन तो याद होती है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है वो उनको पता नहीं होता है। तो ध्यान से देखो, ये डेफिनेशन हमें क्या बताती हैं, और मैं स्टार्ट करूंगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट से। ये समझ लो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मूव कर सकता है कितने वेज में? सिंपली कहूंगा कि ये कितने वेज में जो है मूव करेगा, दैट बिकम्स इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहां पे एक और चीज है, ये तो यहां तक क्लियर है, विदाउट वायलेटिंग एनी कॉन्स्ट्रेंट, वो भी पता चल जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल जो है अलोंग एक्स एक्सिस जा सकता है, एक्स एक्सिस इधर भी, एक्स एक्सिस इधर भी, ओके सही है। तो ये अगर अलोंग एक्स एक्सिस चला गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनेगा। नंबर ऑफ वेज इट कैन मूव, दैट इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी कॉन्स्टेंट की बात नहीं करूंगा। ये ऊपर जा सकता है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस ये नीचे भी आ सकता है, ओके। तो कितने वेज में ये मूव कर सकता है? एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, तो 2। थर्ड, ये अलोंग जेड एक्सिस भी जा सकता है। अलोंग जेड एक्सिस मींस ये आपकी ओर भी आ सकता है और आपसे दूर भी जा सकता है। दिस इज दिस जो डैश वाली है, डैश डैश करके जो हमने लिखा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वाली एक्सिस है। 2 एक्सिस विद इन द बोर्ड, समझ लो ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस थंब इज वाई एक्सिस। What about the z axis? Z axis is perpendicular to the board। अगर ये ऐसे मींस आपसे दूर, अगर मैं इसको टर्न कर लूं, ये वाली फिंगर x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड ये जो हमारे पास फिंगर आ रही है आपकी ओर, दैट इज z एक्सिस, जिसको मैंने डॉटेड प्लॉट किया कि ये बोर्ड में नहीं है। मॉलिक्यूल अगर अलोंग z एक्सिस गया तो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 वेज में ये मूव कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। अब मैं कहूंगा ये मॉलिक्यूल जो मेरे पास है, मैं इसको ऊपर से भी बंद कर देता हूं और इधर से भी, मींस आपकी ओर भी आने नहीं दूंगा, ना ही आपसे दूर जाने दूंगा, मींस ये और ये बैरियर। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक वे में जा सकता है, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। तो नंबर ऑफ वेज ओनली 1 इट कैन मूव। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इंडिपेंडेंट in which a dynamic system can move, that is only 1। हमने constraint, ये इधर से भी बंद, x एक्सिस नहीं जाने दूंगा, y एक्सिस नहीं जाने दूंगा, और along z एक्सिस भी मूव करने नहीं दूंगा, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो constraints अप्लाई हुए विदाउट वायलेटिंग द constraints को वायलेट नहीं करना है, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, जिसको कि हम लिखते हैं DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हम स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1। ऐसे देखा जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट में अप्लाई ना करूं तो सिंगल पार्टिकल के अभी के लिए मैंने कहा कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस इट कैन मूव, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट अप्लाई कर सकता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग जाने नहीं दूंगा, ओनली वाई एक्सिस के अलोंग जा सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग जा सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। यानी कि ये इस कांस्टेंट को तोड़ के जाएगा, नहीं तोड़ के जाएगा, दैट्स नॉट इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये होप कि इतना सा क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, यही मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल की बात नहीं करूंगा, एक ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। ये लो भाई, मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये समझ लो ये मॉलिक्यूल है,
हमने कहा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलोंग वाई एक्सिस जाएगा 2nd डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलोंग जेड एक्सिस जाएगा 3rd डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल, ध्यान देना बच्चा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे रख देता हूं मैं इसको, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है, ये हमारे पास रबड़ है, ये समझ लो, ये रबर है, ये अलोंग, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग घूम तो सकता है ना ऐसे, देखो मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, तो रोटेशन भी तो हो सकती है, दैट्स आल्सो अ मोशन। ठीक है, एक ये हो सकता है, तो 4th डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, घूमेगा। यही मॉलिक्यूल जो है अलोंग वाई एक्सिस घूम सकता है, ऐसे घूमेगा। अभी तक मैं इसको ऐसे घुमा रहा था, मींस एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सेंट्रल लाइन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एक्स एक्सिस थी, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारी वाई एक्सिस आएगी, मींस अलोंग दिस एक्सिस से घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, अलोंग वाई एक्सिस घूम रहा है, वाई एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड पॉसिबिलिटी है ये जो है ये ऐसे भी घूमेगा, मींस जो एक्सिस आपकी ओर है वहां ये घूम रहा है, मींस ऐसे, ये लो भाई मैं ऐसे घुमा रहा हूं, किस एक्सिस के, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जेड एक्सिस, जो आपकी ओर एक्सिस आ रही है उसके अलोंग घूम रहा है। तो हमारे पास रोटेशन में भी 3 मोशंस पॉसिबल हैं अलोंग एक्सिस, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्स, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वाई, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड। तो हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल मोशंस आ गए, 3 ट्रांसलेशनल मोशंस एंड 3 रोटेशनल मोशंस आ गए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में बता सकता हूं 6। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल ऑफ गैस है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ओके 6। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ गैस की जब हम बात करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, हम उसको, मैंने पहले ही कहा, हम उसको पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट मास मींस दैट लाइज ऑन द एक्सिस। एक पॉइंट है जो कि समझ लो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, समझ लो वाई एक्सिस का पॉइंट है, समझ लो जेड एक्सिस का पॉइंट है, तो जो इसकी रोटेशन अबाउट दीज एक्सिस होगी वो कंसिडर की ही नहीं जाएगी। वाई? बिकॉज हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी होगा जब मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग, मींस कुछ मास, ये एक्सिस है और ये हमारा मास है। पॉइंट मास कंसिडर मींस आर पे डिपेंड कर रहा है, मास का जो है दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। लेकिन अगर मैं पॉइंट मास की बात कर रहा हूं तो ये मास यहां से है ही नहीं, ये मास इसी के ऊपर लाई कर रहा है, और समझ लो इट इज सम प्रोडक्ट एम आर स्क्वायर। आर इज जीरो, व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज जीरो। लेकिन कब? जब मैं इसको पॉइंट मास मानूंगा, जो कि हम मानते हैं एक गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताएगी कि गैस मॉलिक्यूल्स इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। तो पॉइंट मास में एक मॉलिक्यूल होगा तो उसका रोटेशन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस दैट इज 3। असल में देखा जाएगा तो हमारे पास स्पेस में 6 होगा, लेकिन बिकॉज हम इस ऑब्जेक्ट को, जो गैस मॉलिक्यूल है, उसको ट्रीट कर रहे हैं एज पॉइंट मास, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ओनली 3 लेते हैं। रोटेशन पैरामीटर हमारे पास यहां पे नहीं आएगा फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। जब मैं बात किसकी कर रहा था? सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाएंगे, अब मैं सिंगल नहीं, 2 जो है मॉलिक्यूल्स कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और तभी मैं कहूंगा कि ये एक सिस्टम है जब ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? जुड़े होंगे। अभी तक एक था, अब 2 आ गए। एक के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स 3, रोटेशन कंसिडर नहीं करेंगे। इसके लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स 3, टोटल कितने होने चाहिए? 6 लग रहा है। ठीक है ना? अब बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बताते हैं। ये एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, ये भी एक्स एक्सिस, वाई जेड, ये तो तीनों, तो ये 3 ही होना चाहिए ना, बिकॉज ये भी एक्स एक्सिस, जब ये सिस्टम होगा तो जब ये एक्स एक्सिस जाएगा ये भी एक्स एक्सिस जाएगा, ओके। जब ये वाई एक्सिस जाएगा समझ लो ये भी जाएगा, तो 3 होना चाहिए। 3 + 3 हमने क्यों किया? इन दिस केस 3 ट्रांसलेशनल along x axis, along y axis and along z axis, and 3 रोटेशनल यहां पे कंसीडर किए जाते हैं। मींस अब जो हमारे पास सिस्टम है, समझ लो ये सिस्टम है, एक मॉलिक्यूल यहां पे, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे। ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगा अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट z एक्सिस, ये रोटेट कर सकता है। व्हाई? बिकॉज अब मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ लो ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये आपकी z एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है, ये z एक्सिस के अलोंग ऐसे घूमेगा। अब मैं नहीं बता सकता ये पॉइंट मास, ओके दिस इज पॉइंट मास, लेकिन नहीं बता सकता कि ये इसके ऊपर लाई करेगा। एक अगर लाई करेगा तो दूसरा तो बाहर होगा ना, कुछ मास का जो हमारे पास है डिस्टेंस होगा, तो mr² की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मींस जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो रोटेशन करेंगे। सिंपली कहूंगा, सिंपल वे में, 3 ट्रांसलेशनल along x1, along y1, along z3। ठीक है,
नेक्स्ट, along रोटेशन along x, रोटेशन along y एंड रोटेशन along z होंगे 3 + 3 6, लेकिन 6 होते नहीं है। why? बिकॉज ये जो है ये वाली पोजीशन, लेट इट बी, हमने इस वाली पोजीशन में इसको रखा। ये दो मासेस जो है मैं बता सकता हूं कि वन ऑफ द एक्सिस के ऊपर ही दोनों लाई कर सकते हैं, वन ऑफ द एक्सिस, नॉट ऑन ऑल द थ्री, वन ऑफ द एक्सिस। समझ लो, ऐसे रखा ना इस पेन को, ये तो दोनों मासेस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, मींस वो लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका भी रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज मैं कहूंगा कि दिस इज अवर कॉन्स्ट्रेंट, ये कॉन्स्ट्रेंट बन गया, ठीक है ना। हाँ, दिस इज वाई एक्सिस, चाहे इधर पे रखो इधर पे रखो, ओके नो प्रॉब्लम, सेंटर में रखो नो प्रॉब्लम, ये रखूंगा। एक तो अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है लेकिन दूसरा रोटेट करेगा अबाउट वाई एक्सिस। जेड एक्सिस भी एक इसके ऊपर रखो लेकिन दूसरा रोटेट करेगा अबाउट जेड एक्सिस। लेकिन तीन एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के ऊपर दोनों लाई कर सकते हैं, किसी एक साइमल्टेनियसली। इस पे होंगे तो इस पे पॉसिबल नहीं है, इस पे होंगे तो इस पे पॉसिबल नहीं है। तो ओनली वन कॉन्स्ट्रेंट इज दियर, जिसको कि हम बताते हैं कि कितने वेज में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए 6, लेकिन 6 है नहीं, है हमारे पास 5। वाई? बिकॉज देयर इज वन कॉन्स्टेंट, एक पैरामीटर से ये जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग जो है वो दोनों पार्टिकल्स लाई करेंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेस होगा। तो यहां पे एक जर्नल रूल बन जाएगा आपके लिए, जो कि आपको डायरेक्टली बताया जाता है, इतना कुछ समझाने के बगैर ही बताया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो निकाल लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3n माइनस r। This is the formula for calculating the degree of freedom. What is F? F is degree of freedom. What is 3? हमने कहा कि जो पैरामीटर था एक मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है 3, तो ये 3 लग गया, ठीक है। N number of molecules and R is constraints. How many ways you restrict their rotation? Sorry, not rotation, motion. It can be rotation, it can be translational motion. कितने वेज में आपने उसको रोक लिया, that is what this R is constraint. इसको आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C also represents constraint, ठीक है। तो बेहतर रहेगा C से ही रिप्रेजेंट करेंगे, this is constraint, ताकि याद भी रहेगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो मैंने अभी तक एनालाइज कराया, होप कि आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब उसी में कहूंगा कि इफ we have only n equal to 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, और उसको हमने पॉइंट मास कंसिडर किया है। ध्यान देना, अगर पॉइंट मास कंसिडर नहीं किया तो एक ही मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 आ जाएंगे। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला है। अगर आपने पॉइंट मास कंसिडर नहीं किया तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, 3 की जगह 6 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए F is equal to 3n minus C. If n is equal to 1, number of molecules, monoatomic gas, number of molecules 1, monoatomic chemistry देख लो, monoatomic gas, तो F is equal to 3 multiplied by 1, number of constraints, एक ही मॉलिक्यूल है तो कांस्टेंट। बट अबाउट बॉन्ड्स, मैं कहूंगा यहाँ पे कांस्टेंट समझ लो, बॉन्ड्स कितने वेज में वो जुड़ा होगा, एक ही है भाई, तो क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, -0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। इफ n is equal to 2, बताओ भाई, F is equal to 3 multiplied by 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, कांस्टेंट्स कितने वेज में वो जुड़े हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक वे से जुड़े होंगे। अगर जुड़े नहीं होंगे तो फिर वो डायटोमिक तो बनेगा ही ना। आपके पास H2 है, क्या ये H एंड H जुड़े नहीं होते हैं? जुड़े होते हैं भाई। O2 है, क्या O एंड O जुड़े नहीं होते हैं? जुड़े होते हैं भाई, ठीक है ना, एक वे में ये जुड़े होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स 1, माइनस करेंगे 1, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट 3 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। पता चल रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। और यही फॉर्मूला अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए अप्लाई करूं तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होंगे, है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में ही आपको कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है। चलो 3 के लिए ये भी बता देता हूं, ओनली अप टू 2 आपको एनालाइज करना है, मैं 3 के लिए भी बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, 1 2 3, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो कॉन्स्टेंट्स 1 एंड 1, 2 कॉन्स्टेंट्स। लेकिन इसी को मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूं, 1 2 एंड 3। नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने जोड़ दिया 3 मॉलिक्यूल्स को, मैंने नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन, दोनों तो है 3, दिस इज ट्राइएटॉमिक, this is also triatomic, this is linear combination, this is non-linear combination. In case of linear combination we have 2 constraints, in case of non-linear combination we have 3 constraints. What about degree of freedom? Degree of freedom बदल जाएगा। In this case we have 2 constraints, तो F degree of freedom is equal to, for linear
For non-linear triatomic gas molecules, we have 3 into 3 minus 2. That is equal to 339 minus 2, that is 7. For non-linear, this is for linear, this is for non-linear triatomic gas molecule, we have 3 cross 3, 3 into n number of molecules, minus how many constraints? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 9 minus 3, that is 6. For triatomic, 7, okay, linear combination. For triatomic, degree of freedom 6, okay, non-linear combination. तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी. और पहली डेफिनेशन तो होप कि आपको क्लियर हुई होगी, जो मैंने अभी तक आपको समझाया. दूसरी डेफिनेशन भी वही है. टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और independent quantities required to completely specify the position and configuration of a dynamic system. Means how many ways, कितने coordinates जो है आप बता सकते हो. ये coordinates का कंसेप्ट हमारे काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर हमारे पास है मैकेनिक्स वाला, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है. ये आपको बताएगा, मैं कहूँगा, नंबर्स इन विच यू कैन स्पेसिफाई अ थिंग सिंपली यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि हमने अभी वो पढ़ना है. तो हमारे पास क्या होगा कि कितने वेज में आप मॉलिक्यूल्स का मोशन या किसी सिस्टम का मोशन समझा सकते हो. उसकी नॉट ओनली मोशन, उसकी कंप्लीट जो है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, दैट मींस मोशन एज वेल एज कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ जो उसमें समझाओगे, दैट इज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. और जो अभी तक मैंने डिस्कस किया, ये दो डेफिनेशंस को हमने समझाता है. जैसे अभी मैंने कहा मोनोएटॉमिक कितने वेज में आप समझा सकते हो, और आप बताते हो कि 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स देते हो, तो x एक्सिस 1, y एक्सिस स्लाइटली भी 2, z एक्सिस 3. तो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स यू आर यूजिंग? 3 कोऑर्डिनेट्स. तो एक मॉलिक्यूल का हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 बनेगा. ठीक है. एक और डेफिनेशन है जो कि ज्यादा आपको क्लियर लगती है, दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी. और वो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम कैन टेक अप एनर्जी. Number of ways in which a system or in a particle of a system can take up energy, that is what we call degree of freedom. अब एनर्जी लेने का क्या तरीका है? मोशन. इधर जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है. ट्रांसलेशनल मोशन 3 वेज में कर सकता है. तो हमारे पास जो है 3 वेज में ये क्या कर सकता है? ये एनर्जी पोजेस कर सकता है, एनर्जी एक्वायर कर सकता है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 वेज यहां पे. लेकिन हमारे पास अगर 2 ये हैं, हाँ, यहीं पे रोटेशनल भी हो सकते हैं 3, तो 6 आ जाएंगे. लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर पॉइंट मास है तो रोटेशनल कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे नहीं होगी. लेकिन मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो ये 3 वेज में, ट्रांसलेशनल 3 वेज एंड रोटेशनल 3 वेज, तो 6 होना चाहिए. लेकिन वन ऑफ द पैरामीटर दैट कैन बी कंसीडर एज 0, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम पॉइंट मास कंसीडर करके बता सकते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे दोनों है. तो हमारे पास क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 लेस होगा. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट है. इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन हम उसको रोटेशन अगर होगी भी कंसीडर नहीं होगी, या हम कहेंगे कि रोटेशन होने ही नहीं दे रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, उससे वो एनर्जी एक्वायर नहीं करेगा. अगर एनर्जी एक्वायर नहीं करेगा तो वो वाला वे नहीं लिया जाएगा, बिकॉज हमने क्या कहा? इट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम कैन टेक अप एनर्जी, जो कि मैं 3rd लिखने जा रहा हूं. अब ये 2 होप क्लियर हुए होंगे. इसको आप रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने क्या कहा अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. जो मैंने एनालिसिस शो की वो आपको क्लियर हो जाएगा. इन 3rd इज अवर 3rd डेफिनेशन बेस्ड ऑन एनर्जी. ये आपके पास डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेस्ड ऑन दी एनर्जी. टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम कैन टेक अप एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. DOF में लिख रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. तो ध्यान दो बच्चा, हमारे पास एनर्जी के वेज जो है, एक मॉलिक्यूल जो है, ये सिंगल मॉलिक्यूल एनर्जी कितने वेज में लेगा, वो पॉसिबल है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन से एनर्जी लेगा, रोटेशनल मोशन से एनर्जी लेगा, एंड वाइब्रेशनल मोशन से जो है एनर्जी लेगा. ट्रांसलेशनल मोशन मींस ये ऐसे मूव करेगा, आगे जा सकता है, ठीक है, ऊपर अलोंग एनी एक्सिस जा सकता है. तो ट्रांसलेशन के केस में 3 आएंगे. रोटेशन, किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है ये रोटेट कर सकता है. ये हमारे पास हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो सकता है अलोंग वाई एक्सिस घूमेगा, एंड अलोंग जेड एक्सिस भी घूम सकता है. तो 3 वेज, 3 यहाँ पे. एंड वाइब्रेशन जो है उसमें रोटेशन भी आएगा एंड ट्रांसलेशन भी आता है. तो एक ही वाइब्रेशन में हमारे पास 6 वेज, इन दोनों का सम मैं बता सकता हूँ कि इधर जाएगा वापस आएगा, इधर जाएगा वापस आएगा. लेकिन इसको अभी मैं डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, लेकिन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 5000 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा, फिर हम कहेंगे कि वो हमारा मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशन का जो पैरामीटर है वो इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड्स के केस में, ना कि गैस में. बिकॉज सॉलिड्स में पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये वाइब्रेट करते रहते हैं. यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स
इजीली मिल जाती है इनको, तो ये वाइब्रेशन का कंसेप्ट सॉलिड्स में आएगा, गैसेस में नहीं आएगा। तो गैसेस में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो मैं बता सकता हूँ, ऑल्दो कि हमने 11th में अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बता सकता हूँ। आप जानते हो 1/2 mv² लीनियर मोशन का केस, ठीक है। लेकिन रोटेशन के केस में 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। ना ही हमने I पढ़ा हुआ है और ना ही हमने ओमेगा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे जो है इस चीज को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को इन बेस्ड ऑन द एनर्जी डिस्कस ज्यादा नहीं करने वाला। बस डेफिनेशन में मैंने बता दी कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम कैन टेक अप एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मोशंस पॉसिबल है, तो अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास एनर्जीज लेगा, ट्रांसलेशनल तरीके से, रोटेशनल तरीके से, वाइब्रेशनल तरीके से। ये हम होपफुली कि कहीं और जो है डिस्कस करेंगे जब हम ये चीजें पढ़ेंगे आई एंड ओमेगा, फिर जाके आपको ये पता चल जाएगा। अभी के लिए जो मेरा इंपॉर्टेंट यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, वो मैंने आपको कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 3n माइनस सी। एंड अब मैंने बता दिया आपके लिए काम नंबर 1, फॉर मोनो एटॉमिक निकाल लो, मोनो एटॉमिक गैस निकाल लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर डायटोमिक गैस निकाल लो, फॉर डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैंने अभी कहा। एंड फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो है आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो बेस्ड ऑन दिस। इन दिस केस n इज इक्वल टू 1, इन दिस केस n इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। एंड इन दिस केस इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लीनियर जो मैंने अभी डिस्कस किया था, एंड नॉन लीनियर, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हो और इसको नोट करके रख देना। तो दिस वाज अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक सिंपल सा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। Now, law of equipartition of energy, its statement is written here. It states that for any dynamic system in thermal equilibrium, the total energy is distributed equally amongst all the degree of freedom, and the energy associated with each molecule per degree of freedom, that is given as 1/2 kBT and hence a constant. Means क्या बताता है ये, हमें बताएगा टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बारे में। दैट इज टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी के बारे में बताता है। तो किसके, टोटल एनर्जी ऑफ व्हाट, एनी डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी एनर्जी हमारे पास होगी, लेट इट बी, मैं कहूंगा कि हमारे पास एक्स एनर्जी है। एक्स एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली अमंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे हर एक के साथ इक्वल। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो x/5 इधर भी, x/5 इधर भी, x/5 इधर भी, x/5 इधर भी, x/5 ये भी। अगर टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट इज x, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में बता रहा हूँ 5, तो इक्वली जो एनर्जी, टोटल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी x/5 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 x/5। मींस हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये क्या बता रहा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज 1/2 kBT होगी, पर विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 1/2 kBT एंड हेंस ए कांस्टेंट। मींस टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट होगी, या मैं कहूंगा कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ अ सिस्टम वो जो है वो 1/2 kBT के बराबर होगी और कांस्टेंट होगी। ये kB इज अ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और हम जानते हैं इट्स वैल्यू इज 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। मैथमेटिकली मैं इसी को लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, जो ये बता रहा है स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है, जो मैंने अभी आपको समझाया सिंपल सा है, इसमें समझाने की क्या जरूरत है। तो ये बताएगा टोटल एनर्जी जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 1/2 kBT। दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अलोंग, या मैं कहूंगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो टोटल एनर्जी होगी 1/2 kBT इंटू f, बिकॉज दिस मच इज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये लो समझ लो, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम जानते हैं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम f की वैल्यू जो है वो 3 है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो है एनर्जी 1/2 kBT होगी एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल, अगर सिस्टम में एक ही मॉलिक्यूल है तो वो किसके बराबर होगी, 1/2 kBT इंटू f, f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3, तो 3/2 kBT
ये टोटल एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल। अगर आपको याद होगा जब हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था तो वहां पे भी हमारे पास पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आई थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी, दैट इज 3/2 kBT। और वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी बताता है कि हमारे पास, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एनी डायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि टोटल एनर्जी अगर 10 जूल्स है और हमारे पास वी हैव एक मॉलिक्यूल की 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 10/4 10/4 10/4 10/4 इक्वल ही जो है ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मींस 2.5 2.5 2.5 2.5। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मल्टीप्लाइड बाई एफ कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमें बताएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर मैं आपको, ये तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी खत्म, अगर मैं आपको कहूंगा व्हाट अबाउट फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, जो यहां पे हमने कहा। अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 1 मोल दैट इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा 1/2 kb को रिप्लेस करूंगा r से इंटू t। दिस इज 1 मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगी टोटल एनर्जी। होप कि ये क्लियर हुआ होगा। यहां से कुछ फॉर्मूले जो है डिड्यूस करने हैं हमें, जिसको कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस के बारे में, सीवी एंड सीपी के बारे में बात करेंगे, और गामा भी वहीं से हम निकाल लेंगे। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। और मैंने आपको, अगर याद होगा आपको सिलेबस में मैंने आपको कहा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट ओनली मेंशन्ड है, ओनली स्टेटमेंट, एंड दिस इज द स्टेटमेंट। और मैंने आपको कहा कि मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, इस तरह हमने डेफिनेशन ही बतानी है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ, यहाँ पे आप गैस, वहाँ पे सबस्टेंस कहा था, यहाँ पे आप कहेंगे गैस, पर यूनिट मास ऑफ अ गैस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हमने गैसेस के लिए कहा था वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि सीपी at constant pressure specific heat capacity is greater as compared to CV, means specific heat capacity at constant volume। और ये भी देखा था Cp माइनस CV, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू R। और मैंने कहा था कि R वहां पे हमने नहीं पढ़ा, इस चैप्टर में हमने R को डिस्कस किया। व्हाट इज दिस R? दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो जा, हमने अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में मैंने आपको कहा टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, टोटल 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल की बात करेंगे, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ अ गैस। अभी मैंने आपको कहा था दैट इज एज पर काइनेटिक थ्योरी, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट इज 1/2 RT। फॉर 1 molecule it is kBg, for 1 mole it is 1/2 RT। this is with each degree of freedom multiplied by number of degree of freedom F। this is the total energy associated with 1 mole of a gas। और हमने देखा हुआ है as CV, that is equal to du/dt। this total energy associated means this is U। टोटल एनर्जी अगर याद होगा आपको, दिस U इज इंटरनल एनर्जी। और हमने कहा था टोटल एनर्जी सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट जो हमारे पास टेम्परेचर है, दैट इज CV। और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, d/dt ऑफ U की जगह में लिखूंगा 1/2 RFT। तो होगा क्या, 1/2 इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, F इज कांस्टेंट, तो CV जो है हमारे पास आएगा 1/2 RF, बिकॉज dt/t दैट इज 1। तो ये हमारे पास CV की वैल्यू आई, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2 RF। R जिस भी तरीके से आप लिखोगे अरेंज करना, ये हमारे पास वैल्यू है। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू R। देयरफॉर व्हाट अबाउट CP? CP इज इक्वल टू R, इसको इधर लेंगे तो ये प्लस में आएगा, और CV की वैल्यू ये वाली लिखूंगा 1/2 RF। ऐसा ही है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो CP की एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगी, इसको सॉल्व कर लो
तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं उसको लिख सकता हूं, दोनों में से आर को कॉमन निकालेंगे और अंदर बचेगा 1 प्लस एफ बाई 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सीपी। या मैं क्यों बता रहा हूं, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है और आपके एकेडमिक्स में भी पूछा जा सकता है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होगा और कहा जाएगा कि स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होगा और कहा जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन दोनों में बहुत कम चांसेस है कि ये दो बताए जाएंगे, आपको बताया जाता है निकाल लो भाई एडियाबेटिक इंडेक्स, दैट इज गामा। तो उसको मैं बता रहा हूं। जो हमारा गामा है बाय डेफिनेशन, दिस इज 1, ये हमने कैलकुलेट किया, दिस इज सेकेंड। गामा एडियाबेटिक इंडेक्स जो हमारे पास है, जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा इज इक्वल टू सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। अब सीपी भी आ गया, ये सीवी भी आ गया इन टर्म्स ऑफ आर, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज आर इंटू 1 प्लस एफ बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 आर एफ। आर आर गोज, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास एक गामा की एक्सप्रेशन आ जाएगी, और गामा किसके बराबर है, दैट इज 1 प्लस 2 बाई एफ। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द रिजल्ट। इतना तो सॉल्व कर सकते हो, ये आपके पास रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस 2 बाई एफ जो है आपके पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस, ये हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एफ बाई 2, और ये बचा हमारे पास एफ बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 1 प्लस 2 बाई एफ। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जिस भी तरीके से। मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्या, ये तो सिंपल सा है, यूज कर लो, यू विल गेट गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। तो अब यहां पे आपको कहा जाता है कैलकुलेट गामा फॉर मोनोएटॉमिक, गामा फॉर डायटॉमिक एंड गामा फॉर ट्राइएटॉमिक। तो देख लो, उसको चेक करेंगे। जब मैं कहूंगा कि फॉर मोनोएटॉमिक, पहला फॉर मोनोएटॉमिक गैस, व्हाट अबाउट गामा, गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस, मोनोएटॉमिक के लिए एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 के बराबर है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/3। 5/3 को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, दैट इज 1.6, ये लो भाई अप्रोक्सीमेटली 1.67। ठीक है, अगर मैं कहूंगा व्हाट अबाउट डायटॉमिक, फॉर डायटॉमिक गैस, what about इधर फॉर मोनोएटॉमिक f इज इक्वल टू 3, फॉर डायटॉमिक f इज इक्वल टू 5, जो हमने अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनालाइज किया। तो गामा की वैल्यू क्या रहेगी 1 प्लस 2 बाई एफ, एफ इज इक्वल टू 5, तो 7/5। तो 7/5 का आप रेशो निकाल सकते हो, तो 7/5 जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.41 और 1.4 लिख सकते हैं, ये लोग 1.4 लिख देते हैं। तो गामा फॉर डायटॉमिक दैट इज 1.4। एंड थर्ड गामा फॉर ट्राइएटॉमिक की बात करेंगे तो दो केसेस आएंगे। ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए अगर मैं नंबर 1 लीनियर की बात करूंगा, लीनियर ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक गैस, तो हमारे पास F जो है दैट इज 7। और अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूंगा, जो हमने निकाला था, चेक कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम में, F की वैल्यू जो है वो 6 आई थी। पुट द वैल्यू, यू विल गेट द गामा फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, नॉन लीनियर के लिए अलग एंड लीनियर के लिए अलग। ठीक है, तो मेजॉरिटी केसेस में हमारे मॉलिक्यूल जो है वो नॉन लीनियर ही होते हैं, तो उसके लिए जो गामा आप निकालोगे वो भी, और गामा फॉर लीनियर वो भी निकाल लो, और बस सिंपल ये फॉर्मूला पुट कर लो। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गामा फॉर मोनोएटॉमिक क्या है, गामा फॉर डायटॉमिक क्या है, गामा फॉर ट्राइएटॉमिक मींस एडियाबेटिक इंडेक्स जो है फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट गैसेस, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, और ज्यादा है मोनोएटॉमिक के लिए एज कंपेयर टू डाई, एज कंपेयर टू ट्राइएटॉमिक। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उससे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स पढ़ा, ये आपका सिलेबस का एक टॉपिक हमारे पास बच रहा है, दैट इज मीन फ्री पाथ इन ब्रोनियन मोशन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एनालाइज करेंगे, तो होपफुली कल आपका ये चैप्टर जो है खत्म होगा, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स में सॉल्व कराऊंगा, तो उसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होगा। और प्रोबेबिलिटी है कि आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को, चांसेस हैं अगर मैं यहीं रहा तो आपका नेक्स्ट संडे को, इस वाली संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा। वो कैसे लिया जाएगा देखते हैं, अगर कंडीशन तब तक नॉर्मल हुई तो होप की क्लास में ही होगा, इसलिए तैयार रहो। और टेस्ट किस चीज़ का होगा, आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन,
आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये 3 चैप्टर्स आप तैयार कर लो नेक्स्ट संडे के लिए। थैंक यू।